मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। आज हम अपने 2 लेक्चरर अपलोड हो चुके हैं और ये तीसरा अभी अपलोड होगा आज। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो तीसरी यूनिट है। इस तीसरे अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म तो हम पढ़ चुके हैं और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म आज हम चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम आज इसकी चर्चा करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। ये भाग दिए गए हैं। इस भाग के अंदर ये भाग आगे आएंगे। पहला भाग तो ये रहा 3.2.1 भाग के अंदर हम पढ़ेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। कुछ धातुएं थी, इनके नमूने हमने पहले भी इकट्ठे किए थे। एक कौन सी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al। एक थी कॉपर। कॉपर का सूत्र होता है Cu। एक थी आयरन। आयरन का सूत्र क्या होता है? Fr। क्या होता है? Fr। और लेड का होता है Pb। लेड का होता है Pb। सॉरी है ना, 1 मिनट। आयरन का सूत्र होता है Fe। आयरन का सूत्र होता है Fe। धातुओं का वायु से दहन करने में से क्या होता है? अब देखो, यदि धातु है और उनको यदि वायु के अंदर दहन करते हो, वायु के अंदर उसको क्या करते हो? जलाते हो, तो क्या होता है? एक बात ध्यान रखना, यदि कोई पदार्थ जलता है, यदि कोई पदार्थ क्या करता है? जलता है। क्या करता है? जलता है। तो उस समय कौन सी गैस मौजूद होती है? ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। और किसी भी कोई भी पदार्थ यदि जल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कौन सी गैस मौजूद है? ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। तो धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? अगर आप धातुओं का वायु के अंदर दहन करोगे तो क्या होगा? क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। अब देखो, इसमें एक क्रियाकलाप किया था। उस क्रियाकलाप के अंदर क्या किया था? अपन ने मैग्नीशियम का दहन करवाया था। इसका दहन करवाया था, Mg का अध्ययन करवाया था ऑक्सीजन के साथ में, और निर्मित हुआ था MgO। निर्मित क्या हुआ था? MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना था। तो श्वेत ज्वाला के साथ ये क्या हुआ था? जला था। श्वेत ज्वाला के साथ जला था। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है? बिल्कुल, सभी धातुएं भी इस प्रकार से अभिक्रिया करती है, लेकिन कुछ धातुएं होती है जिनकी अभिक्रियाएं कुछ अलग होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। देखो, ये क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसकी जांच करते हैं। देखो, क्रियाकलाप 3.9 सावधानी। निम्न क्रियाकलाप को शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। निम्न जो ये क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप के अंदर शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। अगर चश्मा नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपकी आंखों को कोई नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को कोई नुकसान पहुंच सकता है। अब देखो, अब क्रियाकलाप का पहला बिंदु क्या है? ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। एकत्रित की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करवाइए। मान लो कोई धातु है और उस धातु को आपने चिमटे से पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उसको क्या करना है? जो ज्वाला जल रही है, जो बर्नर आपके, मान लो बर्नर है गैस का, जो बर्नर है, बर्नर के ऊपर रखना है और उसको क्या करना है? दहन करना है या उसको जलाने करना है। अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया करें। चाहे कोई धातु हो, एक धातु जरूरी नहीं है कि आप एल्यूमिनियम का ही करो या मैग्नीशियम का ही करो। इनके अलावा कुछ अन्य धातुएं होती हैं, उनके साथ भी आप यही प्रक्रिया कर सकते हैं। अब इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्रित कीजिए। अब जो ये पदार्थ आप जलाओगे, जो धातु को आप ज्वाला के साथ जलाओगे, तो उसका जो पदार्थ बनेगा, यानी कि मान लो क्या बनी है? राख बनी है। तो उस राख को क्या करिए? एकत्रित कीजिए। क्या करिए? एकत्रित कीजिए। फिर क्या करना है?
उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। मान लो कोई अभिक्रिया हुई है, अगर आपने अभिक्रिया का यूनिट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है, किसको उत्पाद कहते हैं, किसको अभिकारक कहते हैं। तो ये सारा स्पष्ट समझाया हुआ है। पहला अध्याय पूरा अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, या फिर उसकी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको वहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हो। किस धातु का दहन आसानी से होता है? वैसी कौन सी धातु है? अब देखो धातु या उत्पाद बना है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक अभिक्रिया करता हूँ, जैसे ये Mg है और इसका मैं क्या कर रहा हूँ? दहन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दहन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दहन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? दहन। जब मैं इसका दहन करता हूँ तो क्या बनता है? MgO। क्या बनता है? MgO। जब MgO बनता है तो इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित अगर आपको समीकरण करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप देख सकते हो चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें अणुओं के भार और इसके अणुओं के भार, दोनों अणुओं के भार को क्या करना पड़ेगा? बराबर। जब बराबर करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? संतुलित हो जाएंगे। अब ये पूर्णतः क्या है? संतुलित है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दहन हुआ, मतलब किसका निर्माण बना? MgO बना। क्या बना? MgO। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये पार्ट है तो ये पार्ट कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। जो पूंछ की ओर है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये जो MgO बना है ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसा होता है ना? होता नहीं होता है? किस धातु का दहन आसानी से होता है? ये आपको धातु के दहन करते वक्त आपको पता लगेगा। जब धातु का दहन हो रहा है तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और क्या है? इसके उत्पाद जल में घुलनशील हैं। ये सारे परीक्षण आपको जब आप प्रयोग करोगे तब पता चलेंगे। और ये जो प्रयोग है वो प्रयोग आप अकेले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो भी राख, जो भी गैस वगैरह बनेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप किसी शिक्षक की उपस्थिति के अंदर ये सारे प्रयोग करें तो बेहतर होगा। चलते हैं आगे। पहली अभिक्रिया देखो क्या आती है। पहली अभिक्रिया ये आती है, जैसे एक मिनट, हाँ, जैसे मान लो कोई धातु है, क्या है? इसने क्या ली? धातु प्लस ऑक्सीजन। क्या बने? धातु ऑक्साइड। क्या बना? धातु ऑक्साइड। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत किसका निर्माण करती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। लगभग सभी धातुएं होती है, वो सभी धातुएं क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अब यहाँ पर क्या है? कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu। कॉपर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? Cu है। कॉपर का फॉर्मूला क्या है? Cu है। और अपन क्या करवा रहे हैं? दहन करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर बनेगा CuO। क्या बना? CuO। अब इसको संतुलित करोगे तो 2 यहाँ लिख दो और 2 यहाँ लिख दो। इस तरह से आपकी जो ये अभिक्रिया है वो क्या हो गई? पूर्णतः क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब संतुलित कैसे हुई? तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पर कॉपर के अणुओं की संख्या 2 है तो यहाँ पर भी कॉपर के अणुओं की संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 2। ये पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। ये कहलाएगा उत्पाद। और ये वाला है वो क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक।
तो ये वाले प्रोसेस इस तरह से संपन्न होते हैं। कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं। देखो धातुओं की कुछ और भी अभिक्रिया हैं जो धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखो उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब देखो अगर पूछे कि रंग कैसा बनेगा तो रंग कैसा बनेगा, काला। कैसा बनेगा, काला। कैसा बनेगा, काला। ठीक इसी प्रकार एल्यूमिनियम होता है, वो एल्यूमिनियम भी क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके अंदर ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अब ये अभिक्रिया कैसे है, तो इस अभिक्रिया को समझ लो सही ढंग से। जैसे ये अभिक्रिया है, जैसे ये अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया के अंदर ये क्या है, एल्यूमिनियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसमें ध्यान दो कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम की संख्या, जैसे मान लो यहाँ पर, पहले मैं मानता हूँ यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या क्या है, 1। एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है। जब यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, 1 है। जब एल्यूमिनियम क्या है, 1 है। एल्यूमिनियम क्या है, 1। जब ये एल्यूमिनियम 1 है तो अब ये संतुलित तो है नहीं, तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसके अणुओं की संख्या, इसके अणुओं की संख्या और इसके अणुओं की संख्या और इसके अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब इन दोनों के अणुओं की संख्या इसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये संतुलित है, अगर ऐसा नहीं है तो ये संतुलित नहीं है। तो इसके लिए इसने डायरेक्ट क्या किया, इसने सीधा क्या किया कि Al की जगह तो क्या लगा दिए, 4। एल्यूमिनियम की संख्या कितनी कर दी, 4। एल्यूमिनियम की संख्या 4 कर दी और ऑक्सीजन की संख्या कितनी कर दी, 6 कर दी। और इस तरह से ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। जैसे देखो यहाँ पर स्पष्ट इसने लिख दिया कि ऑक्सीजन की संख्या का एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है, 4। एल्यूमिनियम के अणुओं की संख्या कितनी है, 4। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है, 6। अब 6 है कैसे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो इस प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है, तो जो आगे लिखा हुआ है और यहाँ पर जो ये नीचे लिखा हुआ है, इसका क्या होगा, गुणा। इसका क्या होगा, गुणा। 3 × 2 यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6। तो टोटल अणु कितने बन गए, 10। टोटल यहाँ अभिकारक के अंदर अणु कितने बन गए, 10। तो अब जब अणु यहाँ पर 10 बने तो इधर भी तो 10 बनने चाहिए, इधर भी तो 10 बढ़ने चाहिए ना। बिल्कुल इधर भी 10 बढ़ेंगे। तो वो कैसे बढ़ेंगे, तो 10 बढ़ने का तरीका क्या है, तो इधर मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखे हुए 2, एल्यूमिनियम के नीचे लिखे हुए 2 और ऑक्सीजन के नीचे लिखे हुए 2, तो यहाँ पर जो 2 आगे लिखे हुए, इन 2 इस पूरे अणुसूत्र के साथ गुणा होगा। तो वो कैसे होगा, जैसे मैंने 2 तो लिख दिए पहले, फिर क्या होगा, मैंने फिर क्या लिख दिया, 2 लिख दिए, फिर ये वाला 2 लिख दिए, फिर मैंने क्या लिख दिया, 3, फिर मैंने क्या लिख दिया, 3, फिर मैंने क्या लिख दिया, 3, फिर मैंने क्या लिखा, 3। पहले 2 से गुणा करो, कितने हो गई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर किससे गुणा करो, फिर वापस इसी 2 का गुणा किससे करो, 3 से। फिर वापस इसी 2 का गुणा किससे करो, 3 से। किससे करो, 3 से। जब वापस इसी का गुणा अगर 3 से करोगे, इसी का गुणा 3 से करोगे, कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो गए, 6। तो एल्यूमिनियम को यहाँ कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 6 कितने हो गए, 10। यानी कि यहाँ पर भी अणुओं की संख्या कितनी हुई, 10। यहाँ पर भी अणुओं की संख्या कितनी हुई, 10। यानी कि यहाँ पर भी अभिकारक के अंदर भी अणुओं की संख्या 10 और उत्पाद के अंदर भी अणुओं की संख्या 10। इस तरह से ये पूरा क्या है, संतुलित है। इस तरह से ये अभिक्रिया पूरी तरह से क्या है, संतुलित है। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसने कैसे लिखा। देखो ध्यान से एक बार फिर, जैसे यहाँ पर कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, या इस 2 का गुणा 3 से करोगे तो 3 × 2 या 2 × 3, 3 × 2 या 2 × 3, भले कुछ भी लिखो, इधर उधर ये 2 लिख दिए, कितने हो गए, 6। तो ये टोटल कितने बन गए, टोटल बन गए 10। टोटल कितने बने, 10।
टोटल बन गए 10। मतलब इन दोनों को मिलाकर जो अणुओं की संख्या हुई वो कितनी हुई 10। कितनी हुई 10। अब इधर भी कितनी होनी चाहिए 10 होनी चाहिए, तब तो बराबर है। अगर 10 नहीं हो रही है तो बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेते हैं। पहले कितने लिखे हुए हैं 2, फिर कर दो कोष्टक, फिर क्या लिखा हुआ है 2 लिखे हुए हैं, फिर इन दोनों को जोड़ा है ना, तो जोड़ का चिन्ह कर दो और लिख दो 3, और क्या लिख दो 3। फिर क्या किया आपने कि यहाँ से 2 इसका 2 का गुणा किया, 2 से तो कितने आ गई 4। अब वापस इसी 2 का गुणा किया 3 से, तो प्लस का चिन्ह और कितने आ गई 6। कितने आ गई 6। तो टोटल कितने हो गई 10। टोटल कितने हो गई 10। इसका मतलब यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, मतलब उत्पाद भी 10 है, उत्पाद की संख्या भी कितनी है 10 है, और अभिकारक की भी संख्या कितनी है 10 है। अभिकारक की भी संख्या कितनी है 10 है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या है संतुलित है। ये अभिक्रिया क्या है संतुलित है। ये अभिक्रिया क्या है संतुलित है। इस तरह से आपको शायद अभिक्रिया संतुलित करना आप पहले भी सीख गए होंगे और अभी भी सीख गए होंगे। अब देखो आगे ध्यान दो, जब हम चलते हैं आगे जाते हैं तो इससे क्या देखते हैं, तो ये तो अभिक्रिया थी एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और किसका निर्माण हुआ धातु ऑक्साइड का। किसका निर्माण हुआ धातु ऑक्साइड का। अध्याय 2 में हमने देखा है, अध्याय 2 अपलोड नहीं किया है, अध्याय 2 केवल कुछ पार्ट अपलोड किए हैं। अध्याय 2 अपलोड करना है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो उसके 1 या 2 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉपर ऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइडों की प्रकृति, ये बात पहले भी सिद्ध हो चुकी है कि धातु ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है अम्लीय, क्षारीय। कैसी होती है क्षारीय होती है। कैसी होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड जो होते हैं इनकी प्राय प्रकृति कैसी होती है क्षारीय होती है। कैसी होती है क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड की क्या होती है अम्लीय होती है। ये इसका क्या है अपवाद है। ये इसका क्या है अपवाद है, जो दोनों प्रकार से व्यवहार करती है। कभी अम्लीय भी हो सकती है तो कभी क्षारीय भी हो सकती है। केवल किसके जिंक के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, केवल जिंक के ऑक्साइड और केवल एल्यूमिनियम के दोनों के ऑक्साइडों की प्रकृति कभी अम्लीय भी हो सकती है तो कभी क्षारीय हो सकती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रियाओं करके लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं इनको क्या बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभिक्रिया दी गई है। संतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करना बेहद आसान है। जैसे यहाँ पर क्या है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और किसके साथ अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय भी हो सकती है या क्षारीय भी हो सकती है। लेकिन सामान्यतः जो धातु होते हैं उन धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी क्षारीय होती है। इस तरह से ये अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है। तो मतलब यहाँ पर ये अभिक्रिया दोनों तरफ से व्यवहार दर्शा रही है। ये अभिक्रिया दोनों तरफ से व्यवहार दर्शा रही है, मतलब एक तरफ अम्लीय भी दर्शा रही है और एक तरफ क्षारीयता भी दर्शा रही है। एक तरफ अम्लीय और एक तरफ क्या है क्षारीय। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में क्या होते हैं अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, जल के अंदर घुलते नहीं है, जल के अंदर घुलते नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं और सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार जल में घुलकर सार प्रदान करते हैं। जैसे ये क्या है ये सोडियम का ऑक्साइड है और ये क्या है पोटेशियम का ऑक्साइड है, और किसके साथ घुल रहा है जल के साथ, और किसका निर्माण कर रहा है क्षार का। किसका निर्माण कर रहा है क्षार का। NaOH एक प्रकार का क्या है प्रबल क्षार है। इससे संबंधित आपको वीडियो देखना है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब देखो ये क्रियाकलाप हमने ये देखे, जो अपन ने गतिविधि की, जो क्रियाकलाप देखा उसके अंदर हमने ये देखा कि चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, वो रासायनिक अभिक्रिया सभी की दर समान नहीं रहती है। सभी की दर क्या रहती है? समान नहीं रहती है। कोई अभिक्रिया होती है तो वो क्या होती है? बहुत तीव्र होती है। कोई अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? बहुत तीव्र होती है। और कोई अभिक्रिया क्या होती है? बिल्कुल मंद होती है। तो आप कह सकते हो कि कोई अभिक्रिया मंद भी हो सकती है और कोई अभिक्रिया क्या हो सकती है? तीव्र भी हो सकती है। तो इन दोनों उदाहरणों के आधार पर हम समझ सकते हैं। हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कोई मंद गति से करती है तो कोई तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। कोई भी धातु, उनकी दर तो समान नहीं होगी। सभी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होगी? असमान। क्या होगी? असमान। जब अभिक्रिया की दर क्या होगी? असमान होगी तो उनकी जो क्रियाशीलता होगी, उनकी जो क्रियाशीलता क्रम होगा वो भी क्या होगा? अनियमित होगा। किसी की क्रियाशीलता अधिक होगी, किसी की क्रियाशीलता अधिक होगी और किसी की क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील दो धातुएं हैं वो कौन है? एक तो सोडियम है और एक कौन है? पोटेशियम। मतलब इनकी क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। इनकी क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज गति से अभिक्रिया करती है कि इन्हें खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन के तेल में या मिट्टी के तेल में या घास तेल में सुरक्षित रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड जैसी कुछ धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है और ऑक्साइड की यह परतें धातुओं को ऑक्सीकरण से क्या करती है? सुरक्षित रखती है और गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है। लेकिन बर्नर को ज्वाला में लोह सूर्ण डालते हैं और वह तेजी से जलने लगता है और कॉपर का दहन नहीं होता है। लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड को काले रंग की परत चढ़ा दी जाती है और सिल्वर एवं गोल्ड अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये कुछ ऐसे विकल्प है। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको आप कितना भी ताप दोगे तो उनके अंदर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया, एक क्या है? सिल्वर है। सिल्वर और गोल्ड दो मात्र ऐसी धातुएं जिनको आप कितना भी अधिक ताप दोगे फिर भी ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। आइए चलते हैं आगे। क्या आप जानते हैं ये वाला प्रोसेस? देखते हैं क्या है इसमें। एनोडीकरण एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण जो होता है, एनोडीकरण जो होता है वो एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है और वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संचारण से क्या करती है? बसाती है। जो एनोडीकरण यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो एक मोटी परत इसके ऊपर जो होती है वो क्या करती है? इसके एल्यूमिनियम के जो संक्षारण होता है, संक्षारण होने से बचाती है। आगे हम आपको बताएंगे कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण कैसे होता है।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है और इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जाता है। और एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक मोटी एवं एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोडीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, देखो क्या करना पड़ता है एनोडीकरण के लिए, ध्यान से समझना। एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेते हैं, एल्यूमिनियम की एक साफ क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं और उसको क्या बनाते हैं, एनोड। क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। और इसके साथ क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। अब क्या होगा कि एनोड जो होगा उसके ऊपर कौन सी गैस मुक्त होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और उसके ऊपर मुक्त होगी। और उसके साथ में क्या होगा, जो एल्यूमिनियम होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्रिया करके एक क्या बनाएगा, उसके ऊपर मोटी परत बनाएगा। और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाई जा सकती है। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा है कि उन धातुओं के नमूनों में सोडियम का सबसे अधिक क्रियाशील है। जो नमूने हमने देखे उनके अंदर जो सोडियम है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। और उसके बाद जो कम क्रियाशील है वो कौन है, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम सोडियम से, और सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम Mg होता है वो क्या करता है, धीमी अभिक्रिया करता है। और सोडियम और पोटेशियम होता है वो क्या करता है, तीव्र अभिक्रिया करते हैं। और सोडियम की अपेक्षा अभिक्रियाशीलता भी कम होती है। तो इसकी अभिक्रिया, जब अभिक्रिया धीमी करता है तो इसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, कम होगी। जब अभिक्रिया तेज करेगा तो उसकी क्रियाशीलता भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने में हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की क्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हमें इन धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम बनाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी सब हम अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, ये इसका दूसरा गुण है। तो पहला गुण हमने क्या पढ़ा, पहला गुण इसका हमने ये पढ़ा, इसका जो पहला गुण है वो क्या पढ़ा हमने, देखते हैं। इसका जो पहला गुण है वो हमने ये पढ़ा कि धातुएं होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और किसका निर्माण करती है, ऑक्साइड का। धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। और इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। जो कल हम अगला जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा कि धातुएं जो होती है, धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ। धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो जल के साथ, कि धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है और किस प्रकार पूरी अभिक्रिया संपन्न करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो इस क्लास को वापस एक बार रिवाइज करके देखिए। अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसे लगता है कि कन्फ्यूजन है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।